Good morning, friends. Today I am going to share my experiences of teaching on this poem, that is Dust of Snow. That is Dust of Snow. I am going to share my experiences of teaching on this poem. This poem has been prescribed for standard 10th according to NCERT syllabus. This is a very nice poem. We had already read one poem by Robert Frost, and this is the second one by this great poet of the world. So today we will read this Dust of Snow, right? So I am going to start it. Dust of Snow. First of all, we will understand the meaning of dust of snow. What is the meaning of dust? This first word is dust. डस्ट मीन्स धूल. डस्ट को हिंदी में हम लोग बोलते हैं धूल. स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो. स्नो मीन्स आइस. फर्स्ट पोएम वी हैव रेड फायर एंड आइस. दिस पोएम इज ऑल्सो अबाउट स्नो, बट इट इज अबाउट डस्ट ऑफ स्नो. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द पोएम लाइन बाय लाइन. पहले हम लोग लाइन बाय लाइन इसका मीनिंग देखते हैं और तब उसके बाद पोएम पढ़ने का क्या बेनिफिट है इसके विषय में हम लोग बात करेंगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन. दैट इज द वे ए क्रॉ शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. डियर फ्रेंड, the poet is talking about a crow. Crow, C-R-O-W. Crow is a bird known for harsh sound. The crow is a bird known for harsh sound, unwanted sound. But here, that is not highlighted. This characteristics of a crow is not highlighted here, although it is known for this characteristic. The way a crow, the way, the style of a crow, the way through which a crow shook down on me. The poet is saying that the crow had shaken down something on him. On me means on him, on the poet. What was the thing that has been shaken down? शूक ये है भीटू. शूक शेक ये हिलाना. शेक हिलाना, ये शूक उसका भीटू. सो द वे ए क्रॉ शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री. शूक मतलब हिलाना, हेमलॉक मतलब धतूरा का पेड़. धतूर का पेड़ जो होता है देहात में रहने वाले लोग पहचानते होंगे. भोला बाबा भगवान शंकर के ऊपर चढ़ाते हैं लोग इसको धतूरा. तो ये धतूरा का पेड़ विषैला पेड़ माना जाता है. ये पॉइजनस थिंग, ये पॉइजनस प्लांट. तो ये धतूरा का पेड़ था, बहुत बड़ा पेड़ रहा होगा वो. उसके ऊपर डस्ट ऑफ स्नो, सम पार्टिकल्स ऑफ स्नो वेयर, एंड द पोएट वाज सिटिंग बिहाइंड दैट. बिहाइंड नो, बिलो दैट. बिलो मतलब नीचे. तो ये क्या है कि देयर वाज ए हेमलॉक ट्री. इट वाज फुल ऑफ डस्ट ऑफ स्नो. डस्ट ऑफ स्नो मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो. ये हेमलॉक का पेड़ कहीं था, उसके ऊपर बर्फ की धूल जमी हुई थी. मतलब बर्फ डस्ट फॉर्म में ऊपर पड़ा हुआ था. तो शूक डाउन ऑन मी, कहीं से कोई कौवा उस पर आया जो बैठा था पहले से, और पोएट नीचे था बैठा हुआ उस पेड़ के नीचे. तो ये उस कौवे ने, उस क्रो ने उस पेड़ को इस तरह से शूक किया. शूक किया मीन्स शेक किया, हिलाया उसको, कि बर्फ का कुछ टुकड़ा, सम डस्ट ऑफ स्नो, आइस पीसेज, फेल डाउन ऑन द हेड ऑफ द पोएट. Then this is the action. So in this stanza we are
seeing the action the crow has done. राइट इस स्टेंजा में हम लोग क्या देखे कि उस कौवे ने, उस क्रो ने क्या काम किया. What was the action taken by the crow? The action taken by the crow was it shook down on the poet the dust of snow from a hemlock tree. क्लियर. मतलब हेमलॉक ट्री के ऊपर जो बर्फ पड़ी हुई थी, जिसके नीचे पोएट बैठा था, उसको कौवे ने हिला दिया उस पेड़ को, ब्रांच ऑफ द ट्री, और उस पर से बर्फ का स्नो का पीस, डस्ट ऑफ स्नो फेल डाउन ऑन द हेड ऑफ द बॉडी. अब बताइए कि बर्फ का टुकड़ा अगर किसी के माथे पर गिर जाए अचानक तो कैसा लगेगा. ही विल फील कोल्ड, सडन कोल्ड. So the effect of coldness, cool effect, the poet will get. The poet also here gets the cooling effect of the snow because it had suddenly fallen down on the body, on the head of the poet. Then the effect. अभी पहला स्टेंजा में हमने क्या देखा कि एक्शन हो गया उस कौवे का. The crow has taken the action. It had shaken down the dust of snow from a hemlock tree. Then the effect of this thing we will see. The effect of this action performed by the crow we will see in this stanza number 2. Has given my heart a change of mood. What did it do? It has changed the heart of the poet, the mood of the poet, a change of mood, and saved some part of a day I had rued. Rued means पश्चाताप करके, शोक करके टाइम को वेस्ट करना. मतलब क्या हुआ कि वह बर्फ का टुकड़ा जो गिरा, उसने पोएट का जो मेंटल स्टेटस था, द मेंटल स्टेटस was changed. Poet was feeling sad. He was thinking, he was sitting below a hemlock tree. He was sad. He was thinking about the problems of his life. Then suddenly he felt the touch of ice, the touch of snow, which changed his heart, which changed the mood of his heart, and so the rest part of the time of the life was saved from being wasted, from being rued. मतलब क्या हुआ कि उस कौवे ने जो बर्फ का टुकड़ा उसके माथे पर गिराया, उसका अर्थ, उसका असर इतना जोरदार हुआ, शीतल असर हुआ कि कवि का हृदय बदल गया और वह शोक में, वह चिंता में, अपने जीवन की दैनंदिन समस्याओं से चिंतित होकर के जो बैठ करके सोच रहा था, उससे उसका मूड बदल गया और उसका दिन बर्बाद होने से बच गया. मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये पोएट, ये कहना चाहते हैं कि हम लोग बैठ करके सोच करके जो टाइम बिताते हैं वह वेस्ट करते हैं टाइम, बिकॉज टाइम इज नोन फॉर एक्शन. बट ज़िंदगी की समस्याएं कभी कभी इतनी गहरी होती हैं, इतनी आघातकारी होती हैं कि व्यक्ति अपनी सोच में डूब जाता है. वह सोच के सागर में, चिंता के समुद्र में वह इतना लीन हो जाता है, इतना नीचे उतर जाता है, इतना गहरा उतर जाता है, इन द डेप्थ ऑफ द सी ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड, दैट ही और शी बिकम्स अनएबल टू एक्ट. इस तरह से बैठ कर के जो हम पीछे या अपने जीवन की समस्याओं के विषय में जो सोचते हैं, प्रॉब्लम महसूस करते हैं, ये आम बात है. लेकिन ये थिंग ऑफ नेचर, या इस क्या है तो थिंग ऑफ नेचर, तो ये नेचर का इफेक्ट है. तो द इफेक्ट ऑफ नेचर, द इफेक्ट ऑफ स्नो हैड चेंज द मूड ऑफ द पोएट. पोएट का मूड बदल गया और वह ऊपर से चिंतित था, वह चिंता उसकी दूर हो गई
मूड चेंज हो गया, वह खोया हुआ था कहीं यादों में, गम के सागर में, जीवन की समस्याओं में उलझा हुआ था, फंसा हुआ था, उनसे वह तुरंत बाहर आ गया। तो ये इफेक्ट हुआ स्नो के टच का। तो ये द इफेक्ट ऑफ नेचर हैज बीन हियर प्रूव्ड यूजफुल फॉर ह्यूमन बींग्स। कितना उपयोगी होता है नेचर, नेचर का थिंग कभी कभी कितना लाभकारी होता है इंसान के लिए, बेनिफिशियल होता है, दैट इज हियर हाईलाइटेड। सो डस्ट ऑफ स्नो इज शोइंग द एक्शन ऑफ ए क्रो अपॉन द heart and mind of a human being who is lost in the problems of life। ये मूड बदलने के लिए ये छोटी छोटी बातें भी काफ़ी होती हैं। एक सन्न से उसका दिमाग ठंडा हुआ, बर्फ़ का टुकड़ा उसके माथे पर पड़ा और वह जो खोया हुआ था किसी की याद में, किसी के गम में, तो उसमें से वो निकल के बाहर चला गया, मूड बदल गया। तो ये मूड बदल जाना, दिस इज द गिफ्ट ऑफ डस्ट ऑफ स्नो इन दिस पोएम। तो ये आप इसमें देखिएगा कि साइकोलॉजिकल टच, द पोएट इज हियर प्रूविंग हिमसेल्फ ए साइकोलॉजिकल पोएट। वह मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करता है प्रभावों का। डस्ट ऑफ स्नो इज शोइंग हियर द साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ नेचर। मन के भीतर ये फायर एंड आइस पोएम जो पहले हम लोग पढ़े, उसमें हम लोगों ने देखा कि क्या वो सोशल प्रॉब्लम्स है, कैसे फायर एंड आइस के द्वारा दुनिया बर्बाद हो सकती है, कैसे हम लोगों को आत्म नियंत्रण करना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए दुनिया को बेहतर बनाने के लिए, वो उसमें था। इसमें आपको है कि डस्ट ऑफ स्नो ये इफेक्ट है। तो ये नेचर का थिंग जो ऊपर गिरा उसके पोएट के ऊपर, आइस स्नो, तो उसका दिल बदल गया, तो मनोवैज्ञानिक चेंज हो गया। उसमें है सोशल इफेक्ट और इसमें आपको है साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द थिंग ऑफ नेचर ऑन ए ह्यूमन बीइंग, ये शो किया गया है। तो डस्ट ऑफ स्नो का एक और पॉइंट ऑफ व्यू है आपको, वो ये व्यू है कि इसमें ये जो हेमलॉक ट्री को हाईलाइट किया गया, क्रो को हाईलाइट किया गया। तो अगेन जो आइस और फायर में हम लोगों ने देखा था कि अपोजिट थिंग्स हैव बीन हाईलाइटेड, हैव बीन पुट सेम टू सेम, उनको साइड बाय साइड रखा गया था। तो यहाँ पर भी है क्रो, जिसको लोग समझता है कि हार्श साउंड के लिए जाना जाता है। वो हेमलॉक ट्री है कि वो उसको पूजते हैं हम लोग, भोला बाबा के ऊपर चढ़ाते हैं, लेकिन वो कोई विषैला पदार्थ है, उसको कोई इज्जत की नज़र से ऐसे नहीं देखता है लोग। वह दिन प्रतिदिन खाने की वस्तु नहीं है, वह नेग्लेक्टेड ही है कहीं ना कहीं। तो जो तुच्छ है, जिससे किसी को होप नहीं है, जो क्रो की तरह आवाज़ वाला है, जो हेमलॉक की तरह जिसका प्रभाव है, इफेक्ट है, ऐसी चीज़ों को पोएट ने अपने हीरो के रूप में हाईलाइट किया। तो फिर वही बात है कि भाई पतित पावन सीताराम, कवि क्या है, साहित्यकार क्या होता है, कि वो उन चीज़ों को हाईलाइट करता है जो समाज की नज़रों में पीछे छूट गई हैं, विकास के दौर में जिनका महत्व तो उस रूप में नहीं है। तो यहाँ पर कक्कू बर्ड को भी हीरो बनाया जा सकता था, बट नो, द पोएट हैज सेलेक्टेड क्रो एंड ये हेमलॉक ट्री। इसके बदले में कोई बढ़िया ट्री भी हो सकता था, नहीं, लेकिन हेमलॉक ट्री, बिकॉज द पोएट हैड फेथ इन ऑल, सब में विश्वास, सबके प्रति समान भाव। ये दिस इज द मीनिंग ऑफ स्टडिंग पोइट्री। आप साहित्य पढ़ते हो तो साहित्य का जानकार आदमी क्या है, वो दुनिया में खूबसूरती की बात करता है। वो खूबसूरती कोई फिजिकल नहीं, वो फिजिकल भी और मेंटल भी, इंटरनल भी। ये भीतरी जो खुशी है, जो भीतरी प्रकाश का, जो भीतर का जो प्रकाश हम लोगों को शो करना चाहते हैं, ये भीतर का जो लाइट है वो बाहर आवे, ये इन चीज़ों से हम लोग सीखते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो इज शोइंग दीज ऑल दीज थिंग्स दैट द क्रो had shaken down the dust of snow from a hemlock tree, which has changed the mood of the poet. And by the way, in this way, the part of the life, the part of the time has been saved. Otherwise, it must have been rude. नहीं तो यह वेस्ट हो गया होता, WASTE. तो so yeah, this is the meaning of this poem. My dear friends, I would like to share you that me Acharya Lalan Thakur is here explaining the poem, and if you want to see something more about this poem, you will go through my playlist, and in that playlist you will find out everything about English, and you will get very much help from there,
and if anything you would need more, you may put it in my comment box and from there I will solve your problems. आपको कुछ भी अगर समस्या लगता हो कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो आप उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आपको वहाँ से सॉल्व करूँगा और उसके लायक वीडियो बनाकर अपलोड करूँगा. ओके, सो आई नो दैट यू विल श्योरली सब्सक्राइब इट, शेयर इट, लाइक इट. थैंक यू फॉर viewing. Have a nice day.